प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग भारतीय इतिहास घटना चक्र के आगे के पार्ट को देखते हैं। हमने मौर्योत्तर काल पढ़ लिया था और ये मौर्योत्तर काल से ही संबंधित प्रश्न है। चलिए आइए हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। अश्वघोष, नागार्जुन तथा पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखादत्त नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का है, श्रावस्ती का नहीं है। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुल्क होटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इन अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है। ये है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये सी और डी, चरक और वाघभट्ट दोनों ने। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामंजन्य दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राज्य वैद्य जीवक, कनिष्क का राज्य वैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों हो सकता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या लेख से पता चलता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो वो कण्वा यानी कि कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश का था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण से उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वो था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक या क्षिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था।
सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो वो सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाओं ने कनिष्क को हराया था। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्कमेनिस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वो कुषाण वंश की। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर से चीन के तूर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी में उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कुषाणों के समय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन स्वर्ण नहीं, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के साथ कलुचरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के चलाए थे के जारी किए थे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिनेंदर और तक्षशिलालेख पथिक, मिलिंद पन्हो मिनेंदर, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, गांधार कला कुषाण। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का।
निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो गांधार मूर्ति कला का। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये यूनानी, शक और कुषाण। भारत में ब्राह्मण आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महार, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी में रही है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो डोरियस प्रथम ने किया था। ईरानी शासक डोरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डोरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की और इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था तो सातवाहन। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट में सातवाहन, इनमें सातवाहन सबसे पुराना था। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के द्वितीयार्ध में शासन किया और उसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कणव वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो ये प्रतिष्ठान। इसका व्याख्या यही है, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। इसे उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कणव वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो वो गौतमी पुत्र श्राद्ध करने के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्राद्ध करने को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलित है शुंग। पाटलिपुत्र राजधानी थी उनकी शुंगों की। सातवाहनों की राजधानी पैठन। कदम्ब वनवासी थे और चंदेल महोबा थी राजधानी। नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और कारण है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। इसको सही को चयन करना है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसका दिया गया है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी।
हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत्कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ, अतः इसका अवश्य उत्तर विकल्प ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। नासिक का शासक गौतमीपुत्र था। हाथी गुम्बा का खारवेल, गिरनार का रुद्रदामन प्रथम। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। दो नासिक से और तथा एक कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ से शक संवत का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका ए सही है, परंतु आर गलत है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किसानों की व्यापार पश्चिम विश्व में फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग की चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो उपरोक्त में से कोई नीचे एक से अधिक यानी कि चेदी वंश से भी था। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, यानी कि चेदी वंश और महामेघवाहन वंश दोनों से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था।
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो वो खारवेल का। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो वो किसने लिखी थी? पेरिप्लियन ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक से लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। अनाम नाविक ने लिखा है अलेक्जेंड्रिया के। चलिए आइए अब हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल युग को देख लेते हैं, यानी कि गुप्त एवं गुप्त के बाद वाले युग को। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराज धीराज की उपाधि धारण की। किसने धारण की? देखिए, गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 यानी कि कितना वर्ष हो गया? 16 वर्ष ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्यटपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेख से मिलता है। उसने अन्य नाम देवराज या देवश्री भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में एक शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है।
उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरि थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वराहमिहिर। चौथे कोशकार डिक्शनरी निर्माणकर्ता अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठवें रत्न फलित ज्योतिषी क्षपणक थे। इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि, आठवें जादूगर वेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्र आदित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न परा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। विरसत अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये है धनदेव ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा वैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राओं पर उसकी उपाधियाँ महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों के प्रमुख भाग पर धनुष मान लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे पूरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3वीं सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमान भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सीमांत था। मिहिर कुल हुण शासक तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भूगर्ष था, जहाँ से पश्चिम देशों की समुद्र व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। यह संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा की श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ताम्रलिप्ति, भृगु, कच्छ, आरिकामेडु, कावेरी पत्तनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है।
5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया, कोजिया तथा और उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा हमें प्राप्त होती है। ये है गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याकनहनन तथा वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का उपयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे हुन आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें 16वीं तथा 17वीं गुफाएं विहार तथा 19वीं चैत्य हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः 60 तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर जो उत्पन्न था तथा भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का 6वां भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विद का मगन अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।